Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to revise whatever we have done before. Organic chemistry introduction. वैसे तो we have covered कि organic compounds क्या होते हैं, organic chemistry क्या है, उसकी history, लेकिन आज हम लोग वही चीज़ें रिपीट करेंगे थोड़ा सा और डिटेल के अंदर और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी. कुछ बेसिक MCQs भी हैं इंटरेस्टिंग. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू. हम लोग पहले तो बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसा ही है. बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में तीन इसकी मेन डेफिनेशंस हैं. पहला क्या कि भाई जितने भी कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं. ये डेफिनेशन जो है आगे जाके फिर जब हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे, आगे मैं इसी वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी हिस्ट्री भी, तो वहाँ पे वोलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया. तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत सी हो गई कि भाई जितने भी कंपाउंड्स हैं जो लिविंग बीइंग से आते हैं उनके अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं हम, ठीक है. लेकिन हाँ, जितने कंपाउंड्स भी आपके ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग से आते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है. सेकेंडली फिर ये कहा गया कि भाई जितने कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होती हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, साइनेट हो गया. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे: कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आयन होता है ये, ठीक है. फिर कार्बोनेट आयन हो गया, -2 होगा, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास साइनेट यानी कि CNO, अमोनियम साइनेट वगैरह हो गया. कार्बन तो है लेकिन क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सारे के सारे. इसके अलावा हमारे पास साइनाइड हो गया, CN नेगेटिव साइनाइड बोलते हैं इसको, ठीक है. उसके बाद हमारे पास जितने भी मेटल कार्बाइड्स हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बाइड हो गया, तो ये कार्बन तो है, कार्बन तो बेशक है लेकिन इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है. तो ये डेफिनेशन में भी थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं है, डेफिनेशन एक्यूरेट नहीं है. तो इसके बाद हमारे पास कहा गया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलें तो क्या बोलें, क्योंकि एक तो इतने सारे कंपाउंड्स हैं दुनिया में. 99% कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है. तो फिर कहा गया चलो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं विथ अदर एलिमेंट्स उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया. यानी कि कार्बन हाइड्रोजन प्लस जितने कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, अदर एलिमेंट. तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, कोई और एलिमेंट हो, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद सवाल ये है कि कार्बन ही क्यों, वाई कार्बन? हमारे पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं. उनमें से कार्बन एक स्पेशल एलिमेंट है, क्योंकि कार्बन अकेला दुनिया में जितने भी समझ लो 100% कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उसमें से तकरीबन 1% जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कि बाकी जितने भी होंगे हमारे पास 99% कंपाउंड्स वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कार्बन होता है. तो कार्बन एक बहुत यूनिक स्पेशल हमारे पास एलिमेंट है. कार्बन को लिविंग एलिमेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स भी बोला जाता है, एलिमेंट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है कार्बन को, एलिमेंट ऑफ लाइफ. क्यों? बिकॉज आप जितना भी ऑर्गेनिज्म देखो, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, तो अपने पास क्या है, जितना भी अपने अंदर बायोमॉलिक्यूल है वो कार्बन से बना हुआ है. ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन होगा ही होगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सुपर हीरो ही कार्बन है. लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्यों. इसकी एक बहुत ख़ास एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, इसको कैटिनेशन कहते हैं. कैटिनेशन का मतलब होता है द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड कैटिनेशन. ये प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पाई जाती है.
let me just write it over here कि ability to form long chains of bonds ठीक है with same type of atoms of an element भी आप लिख सकते हो. आगे आप इसे elongate कर सकते हो डेफिनेशन को. इट्स ओके मैंने जस्ट बेसिक आपको बता दिया कि एक एलिमेंट की सलाहियत अपने एटम्स के साथ लंबी चेन्स वाले बॉन्ड बनाने की, उसको कैटेनेशन कहते हैं. कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है. अब रीज़न क्या है, क्यों भाई दूसरे एलिमेंट्स के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता, उनके अंदर कैटेनेशन क्यों नहीं होती? तो सब एक तो रीज़न ये है कि कार्बन के अंदर कोई भी लोन पेयर रिपल्जन नहीं होती. ओके देयर इज़ नो लोन पेयर रिपल्जन. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन आपको N2 मिलता है बट नॉट मोर देन दैट. लाइक यू कैन फाइंड N3 और N4. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब N2 बनता है तो उसके दरमियान में जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसके पास लोन पेयर होता है. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रह जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये लोन पेयर्स क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं. ठीक है, इनकी रिपल्जन से एक और नाइट्रोजन आके यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता. ठीक है, अगर एक और आएगा तो वो भी उसके लोन पेयर भी रिपेल करेगा आपस में. सो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी फिक्स्ड. ठीक है, इट्स ऑल मेस्ड अप इन अदर एलिमेंट्स. कार्बन एकदम सॉर्टेड है, उसके अंदर कोई भी लोन पेयर होता ही नहीं है, तो रिपल्जन कैसे होगी? सेकेंडली, कार्बन की टेट्रावेलेंसी 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन आगे इस तरीके से. ठीक है, नॉट जस्ट दिस, वो किसी भी तरीके से बना सकता है. 4 बॉन्ड्स उसको कंप्लीट करने होते हैं, तो कोई भी लोन पेयर नहीं होता उसके पास. उसके बाद तीसरा रीज़न ये है कि कार्बन का रेडियस बहुत छोटा होता है. एटॉमिक रेडियस छोटा होने की वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं सारे के सारे. तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर साइज़ बड़ी होगी, एक एटम की अगर साइज़ बड़ी होगी तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स बहुत, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है. जितना बड़ा एटम होगा तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरम्यान में अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा आसानी से एटम. लेकिन कार्बन का रेडियस छोटा होता है. रेडियस छोटा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करता, तो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता इसके अंदर. ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, इम्पॉर्टेंट है. ये तो हो गया आपका बेसिक.